आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 चुनाव महामुकाबला में मैं आपके साथ जफर हसन सिद्दीकी। आज हम आपको रूबरू कराएंगे आपके नेता से जो आम आदमी पार्टी से लखनऊ पूर्व से उम्मीदवार हैं, जिनका मुकाबला बीजेपी के आशुतोष टंडन और समाजवादी पार्टी के अनुराग भदौरिया से है। आइए देखते हैं। हेडलाइंस 24 में आपका स्वागत है। नमस्ते। अपने बारे में आप हमें पूरी डिटेल में कुछ बताइए। जी, मैं वैसे रहने वाला, मेरा पैतृक निवास देवरिया है, लेकिन पापा मेरे साइंटिस्ट थे, तो इसलिए हम लोग आगरा की एक लैब में ही वो साइंटिस्ट थे, तो हम लोग आगरा में ज़्यादा रहे। उसके बाद से मैंने पंतनगर यूनिवर्सिटी से मैंने बीटेक किया, इंजीनियरिंग की थी 91-95। उसके बाद से मैंने इंडिया का नंबर 1 रिसर्च इंस्टीट्यूट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वहाँ से मैंने मास्टर्स किया इंजीनियरिंग में, और मैं फिर अमेरिका चला गया। 2012 में मेरी वापसी हुई अन्ना आंदोलन के दौरान। सब लोग, बहुत सारे लोग वहाँ से आए, उनमें से मैं और मेरी वाइफ भी थे। हम लोग वहाँ पे देखते थे सारी चीज़ें, टीवी पे रोते थे, हमें लगता था हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो हम छोड़ के आ गए थे। 1 महीने में हमने रिजाइन किया और 1 महीने में लखनऊ में थे। लखनऊ में हमने काफ़ी काम किए हैं ईमानदारी से। 8-9 साल में हमने काफ़ी प्रोजेक्ट किए, जैसे हमने सरकारी स्कूलों में जहाँ पे बालिकाओं की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे हमने शौचालय बनवाए विदाउट एनी गवर्नमेंट एड। हम गवर्नमेंट के पास आज तक फूटी कौड़ी हमने एक चवन्नी के लिए भी नहीं गए, क्योंकि हम जब भी शुरू में हमने प्रयास किया तो हर जगह पैसा मांगते, तो हमने उनसे नाता ही तोड़ दिया। ऐसी बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हम कर रहे हैं, जैसे आपने सुना होगा खुले बोरवेल में गिर के बच्चों की दुखद मृत्यु होती है, उस पर मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ। मैंने एक ऐप बनाया था जिसके थ्रू मैं जानकारी लेता था, और वहाँ जाके मैंने महोबा में बहुत सारे बोरवेल बंद कराए, आज भी ये चल रहा है। और मैंने ह्यूमन राइट्स कमीशन में मैंने केस भी किया गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के खिलाफ, जिसका बहुत ही अच्छा जजमेंट आया, जिसमें मैंने कहा था कि आप महोबा जैसी जो रिमोट एरियाज हैं वहाँ पे नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स या स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है, इनको आप वहाँ पे परमानेंटली रखिए। क्योंकि होता क्या है कि यहाँ से जाते हैं और 12 घंटे 13 घंटे वहाँ पहुँचने में लग जाते हैं, तो उसको बहुत अच्छा उन्होंने लेके उसमें जजमेंट पास किया और गवर्नमेंट को उत्तर प्रदेश को ऑर्डर किया है। इसी तरीके के तमाम काम है। एक जैसे मेरी ड्राइव चल रही है वाटर लीकेज ऑडिट एंड रिपेयर ड्राइव, उसमें हम लोगों के घरों में जाते हैं, हमारे प्लम्बर की टीम है, निःशुल्क जाके उनके लीकेज ठीक करते हैं। उनको ये भी बताते हैं कि एक ड्रॉप जो होता है पानी का, अगर वो लीक हो रहा है तो हम 35 लीटर एक दिन में जो है वो लीक हो जाता है। तो इसी तरीके के मेरे करीब 25 प्रोजेक्ट हैं जो हम करते रहते हैं, कंटिन्यूसली करते रहते हैं। और फिर से मैं यही बोलना चाहेंगे कि अब भारत में इन चीज़ों के बारे में बातें होनी चाहिए, क्योंकि गोमती होते हुए भी सरोजनी नगर और चिन्हट में ये हालत है कि ग्राउंड वाटर टेबल बहुत नीचे चली गई है। हमें वाटर कंजर्वेशन और ये सब हमारे मुद्दे होने चाहिए, जात धर्म हमारे मुद्दे नहीं होने चाहिए। ऐसी तमाम काम है जो हम लोग कर रहे हैं। तो मेरे को जमीनी काम का बहुत अनुभव है, और मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, मैं होम बायर एक्टिविस्ट हूँ। मैं रेरा में लोगों के केसेस लेता हूँ, और लोगों के जो बिल्डर्स के अगेंस्ट उनके केसेस हैं, जो बिल्डर्स उनके मकान बना के नहीं दे रहे हैं, उसकी लड़ाई में लड़ता हूँ। नगर निगम में मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। बहुत सारे विकास प्राधिकरण में मैंने रिफॉर्म्स के लिए आइडियाज दिए हैं, कुछ इम्प्लीमेंट कराए हैं और कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए अब मैं लॉ मेकर बनना चाहता हूँ, जिससे कि मेरे पास पावर रहे और मैं वो चीज़ें कर सकूँ। जीतने के बाद अगर आपको कुर्सी मिल जाती है तो कहीं आप जनता को भूल तो नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मैं फिर से बताना चाहूँगी, देखिए नेताओं के लिए ये एक आम बात है कि पहले बहुत बड़े बड़े वादे करते हैं और उसके बाद कुर्सी मिलते ही सब भूल जाते हैं। नहीं, उसकी मैं एग्जाम्पल दूंगा फिर से दिल्ली का। दिल्ली में हमारे जो सारे एमएलए थे फर्स्ट टाइम भी, वो 95% नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थे, और उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। और जो उनकी दूसरी इनिंग हुई या तीसरी इनिंग हुई, उसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि उनकी नीयत अच्छी थी, वो ईमानदार थे। सेम मेरी भी नीयत बहुत अच्छी है, और मेरे को कोई पैसे से मुझे जितना अपने लिए करना था मैंने किया। अपनी ज़रूरतें हमने कम कर दी। मैं, मेरी वाइफ, जैसे मेरे दोनों बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, हम लोग होम स्कूलिंग में रखा हुआ है। ऐसा नहीं कि हम पैसा बचाने के लिए, लेकिन जो ये एजुकेशन सिस्टम है उससे लड़ने के लिए, क्योंकि कोरोना में हमने देखा कि लोग फीस के लिए हाहाकार मचा हुआ था, तब भी फीस कम नहीं हुई, कुछ हुआ नहीं। होम स्कूलिंग किस तरह से? होम स्कूलिंग मतलब कि वो स्कूल नहीं जाते हैं, घर में ही पढ़ते हैं, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल है, NIOS बोर्ड है। जैसे मेरा बेटा जो है वो 10th में है, वो घर पे पढ़ रहा है, और डायरेक्ट उसके एग्जाम होते हैं। तो ये घर से पढ़ने में दिक्कत नहीं होती? टीचर नहीं, देखिए अगर हम उनके साथ हैं, देखिए कम्युनिटी स्कूलिंग होनी चाहिए। 15-15, 20-20 परिवारों के स्कूल होने चाहिए। स्कूलों को जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। वो तो एक सिंडिकेट बन चुका है, इस तरीके के मॉल बने। पहले भी आश्रम होते थे, छोटे छोटे आश्रम होते थे, गुरुकुल होते थे, इसी तरीके से पढ़ाई होती थी।
तो मेरी बेटी भी थर्ड में है, वो भी नहीं वो होती है, हम उसको कुंफू सिखा रहे हैं कि आप कुंफू सीखिए, वो करिए, पढ़ाई तो हम करवा ही देंगे। स्कूल में जाके सवेरे 2 घंटे, बच्चा सवेरे उठे तो खेलने के लिए उठे, स्टेडियम में जाने के लिए उठे, बैग टांग के जो है स्कूल जाने के लिए ना उठे, ये है। तो नया कॉन्सेप्ट है। जी जी, उसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ यहाँ पे, और बहुत उसको पेपर्स ने कवर भी किया, काफी लोग उसमें ज्वाइन कर रहे हैं, और मेरे को देख के बहुत लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है। यूपी में राजनीति का एक जो पूरा अथाह समंदर है, वहां पे आप आदमी पार्टी जो है आपकी, वो कहाँ पे अपना वो खड़ा पाती है? देखिए 2013 में सेम स्थिति हमारे साथ थी, हमारी तो नई पार्टी बनी थी। अभी तो हमारे 8 साल हमने गुजार लिए हैं, दिल्ली में एक अच्छी गवर्नमेंट बना के हमने दिखा दिया है, उसे कैसे रन करना है, किस तरीके से जो मेहनत का टैक्स का पैसा है उसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, ये हमने बखूबी दिल्ली में करके दिखाया है। तो अब हम लोग नए भी नहीं हैं। 90% 95% लोगों से जो हम जनसंपर्क में मिल रहे हैं, वो लोग केजरीवाल जी के कामों को जानते हैं, और ये हमें बहुत ये जान के अच्छा लग रहा है कि लोग इतने जागरूक हैं। वो मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं, वो अच्छे सरकारी स्कूलों की बात करते हैं, और जब हम लोग महिलाओं से मिलते हैं, लड़कियों से मिलते हैं जो कि वर्किंग एज वाली हैं, तो वो बताती हैं कि देखिए हम जानते हैं कि दिल्ली में मेट्रो या बसों में टिकट नहीं लेना पड़ता है, आप सीधे जाके बैठ सकते हैं। तो हम अपने को बहुत ही अच्छी स्थिति में पाते हैं और देख रहे हैं, और हमें लगता है कि हमारी सीधी टक्कर जो है वो भाजपा से ही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने कभी भी यहाँ पे सीरियसली अपना कैंडिडेचर पेश करा ही नहीं है। लेकिन यूपी में ज्यादातर जो सारी पार्टीज है वो जातिगत पार्टीज हैं, तो आपका यहाँ पे वोट बैंक क्या है? देखिए वोट बैंक हमारा आम आदमी है, मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, हर वर्ग हमारा वोट बैंक है। और ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है, जो आप जात की या धर्म की बोल रहे हैं, उसी को हमें तोड़ना है। हमने बहुत हद तक दिल्ली में, उत्तराखंड में, पंजाब में, हर जगह सेम इक्वेशन है, सेम समीकरण है, हमने ब्रेक किया है। वहाँ पे हमने एक डेवलपमेंट मॉडल दिखाया है जो कि इनकी तरफ फेक डेवलपमेंट मॉडल नहीं है, सिंबॉलिक डेवलपमेंट मॉडल नहीं है कि एक आपने कुछ भी सांकेतिक 2 काम कर दिए, उसी को होर्डिंग और टीवी के माध्यम से आप दिखाते हैं। हम आपसे पूछना चाह रहे थे कि मुद्दे क्या है आपके? मुद्दे कुछ तो केजरीवाल जी की गारंटी के रूप में हमारे सामने, जैसे कि हम 25% जो बजट है वो हम एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने में लगाएंगे। उसके बाद से हमने ये कहा है कि 10 लाख रोजगार हम हर साल क्रिएट करेंगे, और अगर हम किसी को रोजगार नहीं दे पाते हैं जो क्वालिफाइड है जॉब के लिए, तो हम उसे 5000 पर मंथ बेरोजगारी भत्ता देंगे। फिर हमने बिजली की, तो हमारी जो भी एजेंडा है वो बहुत पॉपुलर हो रहा है, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने की हमने कही है, और दिल्ली में हम लोग बखूबी करके दिखा भी रहे हैं, जिसको अब। लेकिन यूपी की बात अलग है। यहाँ पे आपको पता होगा कि जो बिजली है पहले से ही घाटे में चल रही है, तो उसको पूरा करने की आपकी क्या? देखिए घाटा, दिल्ली में भी चीजें घाटे में ही थी। मैं आपको एक सिंपल सी क्वेश्चन बताता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट होता है, उसकी जो बजटिंग होती है वो 20% 30% बढ़ा के होती है, क्योंकि सबको खाना है ऊपर से लेकर नीचे तक। अगर 1 लाख करोड़ का बजट है आपका, तो 20% उसमें से निकालिए, 20,000 करोड़ का जो बजट वो खाली कमीशन के लिए होता है, जो नेता से लेकर, अधिकारी से लेकर, नीचे क्लर्क से लेकर सबको बढ़ता है। हमने दिल्ली में उस पर रोक लगाई है, उसी पैसे से हम सारे काम वहाँ पे कर पा रहे हैं, तो वही मॉडल हम यहाँ पे अपनाएंगे। हमारा यूएसपी जो है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, एक ही है कि हम भ्रष्टाचार पे लगाम लगाएंगे, और जब भ्रष्टाचार पे लगाम लग जाएगा तो अपने आप से सारे काम हो जाएंगे। देखिए जब चुनाव आते हैं तो चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे शिक्षा हो, ये सब चीजें पीछे रह जाती हैं, और हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, जिन्ना, नेहरू सब आगे आगे खड़े हो जाते हैं। तो इनको हम कैसे पीछे करके बेरोजगारी को और भ्रष्टाचार को आगे कैसे लेकर के आएंगे? देखिए ये तो सही मैसेज, सही संदेश लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, और वो लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती, हमें जारी रखनी पड़ेगी। जैसे हम हैं, अगर हम इलेक्शन हो गया, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, उसके बाद हम बैठ गए, हमने लोगों तक वो अपना संदेश नहीं पहुंचाया, तो ये मुहिम आगे जाएगी नहीं। हमें लगातार लोगों को ये बताना है कि लहर पे वोट नहीं करनी है। कभी कोई कहता है अखिलेश लहर चल रही है, मोदी लहर चल रही है, लहरों पे वोट थोड़ा होता है। हमारे आपके परिवार, हमारे आपके बच्चों के लिए क्या बेहतर है, कौन बेहतर करके दिखाएगा, उस पर वोटिंग होनी चाहिए। और एक बात और जो हम लोगों को समझा रहे हैं कि आप किसी को मुख्यमंत्री बनाइए मत, ना मुख्यमंत्री पद से हटाइए, आप तो अपना लोकल प्रत्याशी अच्छा चुनिए,
और क्योंकि हमने देखा है कि पहले लोग कहते थे अब योगी जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे बड़ा विकास होगा, योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया तो उसका जो इनाम मिला वो ये मिला कि 5 साल आशुतोष टंडन जो है एरिया में नहीं आया, अपने क्षेत्र में नहीं आया, ये उसका इनाम था जो उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो लोगों को यही बात समझा रहे हैं कि अगर आपका लोकल कैंडिडेट भी विधानसभा में असेंबली में चला जाएगा तो आपके सारे काम हो जाएंगे। आपका चीफ मिनिस्टर होने से आपके काम नहीं होंगे, आपका लोकल कैंडिडेट अच्छा होगा तो आपके सारे काम हो जाएंगे। किसानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा, जैसे दिल्ली नहीं पूरी दुनिया ने बहुत पास से देखा है, तो दिल्ली ये किसानों के लिए आपका क्या मैनिफेस्टो में क्या है? देखिए किसानों के लिए हमने एक तो उनको बिजली के लिए बात करी और एक हमने जैसे गन्ना किसानों के लिए हमने शायद 24 घंटे में, मुझे एग्जैक्टली उसका वो नहीं है, 24 घंटे में हमने पेमेंट की बात करी है। तो इस तरीके की फार्मर्स के लिए, किसानों के लिए भी हमने अपने एजेंडे में उनकी फीडबैक के अनुसार, उनके इनपुट के अनुसार ही हमने एजेंडा अपना मैनिफेस्टो डिजाइन किया है। तो उसमें सारे पॉइंट कवर होते हैं जो किसान चाहते हैं। से बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू सो मच।